और जो तीसरी चीज आती है हमारे पास वो आती है कौन सी, जीन ट्रांसफर। कौन सी आती है, जीन ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं, हम एक जो भी हमारे पास वेक्टर डीएनए होता है, क्या होता है हमारे पास जो भी वेक्टर डीएनए होता है, इसके प्लास्मिड, फॉर एग्जांपल प्लास्मिड, तो हम प्लास्मिड के अंदर क्या करते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्या अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और इंट्रोड्यूस करने के बाद ये जो हमने इसमें इंसर्ट डाल दिया, ठीक है, तो उसके बाद ये चीज बनकर आती है, इट इज कॉल्ड एज आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब क्या आता है, क्योंकि इसके पास ये जो वेक्टर डीएनए था, ये जो प्लास्मिड था, इसके पास एक पॉइंट था, एक सेंटर था, जैसे कि ये, इसको कहते हैं कि हम ओराइल, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और यहाँ से क्या होती है, यहाँ से रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो हमने अपना इंसर्ट डाला है, या जो हमने यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करा है, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, ठीक है। तो उसकी मल्टीपल कॉपीज के बनने को कहते हैं हम जीन क्लोनिंग। और लास्ट में आता है हमारे पास कौन सा, जीन ट्रांसफर। क्या आता है हमारे पास, जीन ट्रांसफर, जहां पर हम ये बोलते हैं कि हम इसको बना तो दिया है, पर हम इसको बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे कैसे। तो डालने के बहुत अलग अलग तरीके थे, आपको मैंने बताया था कौन सा, एक तो बायोलिस्टिक था प्लांट सेल के लिए, एनिमल सेल के लिए था हमारे पास क्या, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। और प्लांट सेल और उसके लिए बैक्टीरियल सेल के लिए था हमारे पास क्या, हीट शॉक थेरेपी, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन, हीट शॉक ट्रीटमेंट। याद है ना, इसमें हम कैल्शियम आयन से सोल्यूशन में हम डिप करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें आती हैं। तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग ये तीन चीजें हम बेसिकली कर रहे होते हैं, ठीक है। ये पार्ट किसके हैं, ये पार्ट है हमारे पास किसके, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले पार्ट के। जेनेटिक इंजीनियरिंग में तीनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे वही बता रखा है, आप चाहे तो उसको रीड कर सकते हैं या चाहे तो ना भी करें। इसमें ये बता रखा है कि हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद फिर वो क्लोनिंग कैसे करता है। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, क्लोनिंग का मतलब होता है मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। फिर प्लास्मिड, ये सारी बातें यहाँ पर बता रखी है। एक बात भी यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और जिसको बच्चे पढ़ते मिस कर देते हैं, वो बात बता रखी है किसकी, हमारे पास, कि सबसे पहले काम कहाँ पे करा गया था, या कहाँ पर हमने इसको इंट्रोड्यूस करा था, देखा था, ठीक है। तो कहता है कि ये काम हमारे पास करता है किसने, आपको मैंने नाम बता रखा है, कोहेन एंड बोयर। आप देखेंगे तो उसका नाम दे भी रखा था, जब मैंने पिछले वाले पेज पे था, तो देखेंगे यहाँ पर बोयर का नाम दे रखा है, हर्बर्ट बोयर, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है, इंपॉर्टेंट ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशन, कहता है he performed studies on a couple of restriction enzymes of the E. coli bacteria with especially useful properties. Boyer observed that these enzymes, किस एंजाइम की बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है restriction enzymes की. These enzymes have the capability of cutting the DNA strand in a particular fashion, which left what has become known as sticky ends. तो अगर ये भी पूछा सकता है कि अगर स्टिकी एंड्स पे किसने काम किया सबसे पहले, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, तो बता देंगे कि बोयर ने ही सबसे पहले उस पर काम किया था. These clipped ends made pasting together places of DNA a precise practice. ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कोहेन एंड बोयर इन दोनों ने मिलके इस पे काम किया था, डीएनए की स्प्लाइसिंग करवाई थी यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है. तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो लिखा भी है कि स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर accomplished this in 1972. accomplished what? accomplished मतलब कि फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के बीच में कैसे डालना है, इस काम को लिंकिंग ऑफ अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद नेटिव प्लाज्मिड, ठीक है. नेटिव प्लाज्मिड में किसका, और जो प्लाज्मिड किसका था, ये प्लाज्मिड था हमारे पास किसका, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का. किसका, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, मैंने पढ़ाई थी आपको ये वाली बात. टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड था और इसके प्लाज्मिड में सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी क्या, फॉरेन जीन. और ये जीन किसके लिए कोड करती थी, ये जीन दैट वाज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, ठीक है. तो उसके बाद इन्होंने देखा था कि साल्मोनेला के ऊपर अगर हम एंटीबायोटिक डालते भी हैं तो साल्मोनेला मरता नहीं है, साल्मोनेला जिंदा रहता है, ठीक है. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बताओ यार, कोई दिक्कत, ठीक है. देखो हमने सब कर लिया है, पढ़ भी लिया है हमने नोट से बना लिए हैं, हमने रिवीजन भी कर ली थी, ठीक है. क्या चीज हमारे पास रह गई थी करने के लिए, वो रह गई थी हमारे पास एनसीईआरटी की रीडिंग, जो हम फाइनली कर रहे हैं, ठीक है. चलिए आगे आते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या मॉलिक्यूलर सीजर्स की. अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली बता रखा है, हियर यू कैन सी, कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. कहता है इसको हम वैसे वाली बात तो मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना. इसमें इस वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो कोई भी चीज ना वो नहीं है, क्या कहते हैं, नई चीज नहीं है, सारी चीजें पुरानी ही है, देखी हुई है.
यहाँ पे वही कहानी बता रहा है कि साल्मोनेला के अंदर कैसे उसको इंट्रोड्यूस करा गया, कैसे उसकी क्लोनिंग हुई होगी, ठीक है ना, नए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने काम करा होगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई होंगी, ठीक है, ये सब चीजें तो है ही है, ठीक है। पर अगर ये पूछ लिया जाए, अगर ये पूछ लिया जाए कि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या काम करते हो और कैसे करते हो, उसका आंसर आपको मिलेगा फिर यहाँ पर, ठीक है, कि क्या क्या स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पर आपने क्या करना है, आपने नए जीन को आइडेंटिफाई करना है, डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि से फॉर एग्जांपल इंसुलिन के जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक मिनट पेन चेंज कर लूं, ठीक है, इंसुलिन की जीन, ठीक है। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, हमने उसको आइडेंटिफाइड डीएनए को, जो हमने डीएनए इंसुलिन की जो जीन है हमारी, ठीक है, इसको हमने इंट्रोड्यूस करना है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद हमने इससे बना हुआ जिसका प्रोडक्ट है, मतलब कि मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द, अच्छा नहीं, प्रोडक्ट की अभी बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, उससे पहले एक बात और बता रहा है, कह रहा है कि आपने बैक्टीरिया को तो डाल दिया, अब ऐसा भी हो सकता है ना कि बैक्टीरिया इस फॉरेन डीएनए को, ये जो इंसुलिन का जीन था, इसको रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो हमने इसके रिजेक्ट, इसको नहीं होने देना, हमें ध्यान रखना है कि ये रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है। और साथ ही साथ जब बैक्टीरिया डिवाइड करे, जब बैक्टीरिया डिवाइड करके अदर दो बैक्टीरिया बनाए, ठीक है, तो ये जो जीन हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा था, ये जी सेम जीन दोनों बैक्टीरिया, मतलब कि उसकी प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हो। तो यहाँ पर ये 3 स्टेप्स यहाँ पर बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब वैसे पता होने चाहिए कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन में 3 चीजों का खासतौर पर ध्यान रखा जाता है, वो 3 चीजें ये हैं। यहाँ तक कोई डाउट है जी किसी को, कोई भी डाउट है तो निकालो। नो सर नहीं। ये हमारे नोट्स में भी रखा है, नंबर पेज नंबर 275 पे अगर आप देखेंगे तो नोट्स में ये वाली बातें बहुत क्लियर तरीके से लिखी हुई है, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, मेंटेनेंस और एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन वाला पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया है, एनसीईआरटी में इसको यहाँ तक किए गए, ठीक है। आगे आते हैं कि हम टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आज अब इसको खत्म कर लेना चैप्टर को, ठीक है। कहता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास 3 तरह के थे, एक थे हमारे पास एक्सोन्यूक्लियस, एक थे हमारे पास कौन से एंडोन्यूक्लियस, और एक थे हमारे पास कौन से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कौन से थे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। यार देखो जो एक्सोन्यूक्लियस थे उसके बारे में बताता है कि ये क्या करते हैं, ये डीएनए को हमारे पास साइड से कट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कट मारेगा तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। ये दे कट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है ना, आउटसाइड से कट करते हैं, तभी तो एक्सोन्यूक्लियस है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास कौन से एंडोन्यूक्लियस, जो कहता है कि कहाँ से कट करेंगे, ये कहीं से भी बीच में से कट कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने आके यहाँ से कट मार दिया, ठीक है। तो ये इसके 2 हिस्से कर देंगे डीएनए के, इस तरह से, ठीक है। हम इनका भी यूज नहीं करते हैं, दे कट फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट प्रिसाइज, ये प्रिसाइज नहीं होते हैं, पहली बात तो ये कि प्रिसाइज नहीं होते हैं, और दूसरी बात ये प्रोड्यूस करते हैं कैसे एंड, ब्लंट एंड, कैसे एंड प्रोड्यूस करते हैं ये, ब्लंट एंड, ठीक है। इतनी बात आप सभी लोग जानते हैं। हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमने किसके बारे में, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए, क्योंकि ये डीएनए को कैसे कट करते हैं, ये डीएनए को कट करते हैं बड़ी अलग फैशन में, कुछ इस तरह से, ठीक है। सो दे आर वेरी प्रिसाइज, क्या होते हैं, बहुत ज्यादा प्रिसाइज होते हैं, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, स्टिकी एंड्स, क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्टिकी एंड्स, ठीक है। और फिर एग्जांपल हमारे कोर्स में दे रखा है कौन सा, इको R1, कौन सा दे रखा है, इको R1, ठीक है। इको R1 का जो स्ट्रैंड इस पे कट करता है वो है GAA-TTC CTT-AA-G 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो सर। सर एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये दोनों अलग है क्या? अलग है,
एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस तो कोई भी वो एंजाइम हो सकता है जो डीएनए को आगे क्या करेगा, बीच में से कट करेगा, जैसे कि यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, कहीं से भी कट कर दिया, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस होते हैं बाहर से कट कर, बाहर की आउटर साइड से, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस होते हैं अंदर से कट करते हैं। अब एंडोन्यूक्लियस में भी दो कैटेगरी है, एक तो सिंपल एंडोन्यूक्लियस जो बीच में जाके कहीं से भी कट मारेंगे और खराब कर देंगे डीएनए को, चेन ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ देंगे, ठीक है। एक होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो क्या करते हैं, जो आके बिल्कुल प्रिसाइजली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे, कौन से सीक्वेंस पे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस पे आके कट करते हैं, और कट करने के बाद ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? स्टिकी एंड्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टिकी स्टिकी एंड्स। पक्की बात है? यस हाँ या सर ना? ठीक है। तो कहता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या मिला? सबसे पहले हमें मिला था कौन सा? हिंद-2। क्या मिला था हमें? हिंद-2, जो हमारे पास क्या था? ऑलवेज कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। ये 6 बेस पेयर के सीक्वेंसेस को पहचानता है। तो ये सबसे बढ़िया पहला एंजाइम था, सबसे बड़े तरीके से कट करता था, ठीक है। तो सबसे पहला स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस रिकॉग्निशन एंजाइम था। पक्की बात है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। कहता है आज की डेट में हमारे पास 230 हमारे पास बैक्टीरिया हैं, जिसके अंदर से हम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को निकाल चुके हैं। कितने रिस्ट्रिक्शन निकाल चुके हैं हम? 290, नॉट 90, माफ कीजिएगा, 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम अभी तक आइसोलेट कर चुके हैं। कोई डाउट? समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, चलो आगे आता है कि इसका नॉमेनक्लेचर। क्या आता है इसका? नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। कहता है जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है ना, जो रिप्रेजेंट करता है क्या? उसका, शाबाश, उसका जीनस, ठीक है। जो दूसरा लेटर होता है, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये दोनों स्मॉल में होते हैं कुछ इस तरीके से, और ये रिप्रेजेंट करते हैं क्या? उसकी स्पीसीज। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उसकी स्पीसीज। जो चौथा लेटर है वो कैपिटल होता है और वो रिप्रेजेंट करता है उसका स्ट्रेन। क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका स्ट्रेन। आप देख पा रहे हो ना, आर इज राइट फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन। पक्का? ये रिप्रेजेंट करता है उसका स्ट्रेन। हियर यू कैन सी, ये स्ट्रेन लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है क्या? उसका नंबर। क्या आता है उसका? नंबर 1 2 3। उस मतलब ये बताता है कि ये किस सीक्वेंस में इसको फाइंड किया गया है, सीक्वेंस इन विच इट हैज बीन आइडेंटिफाइड या नेम्ड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। कोई दिक्कत? ठीक है। तो कई बार ना लोग पूछते हैं कि सर पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो हिंद-2 क्यों था, हिंद-1 क्यों नहीं था वो? तो यार देखो हमारे पास ये जो हमें मिला था हमें ह्यूमन हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, जो हमारे पास ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें से पहला रिस्ट्रिक्शन निकाला गया होगा, जिसको हम कहेंगे हिंद-1, ठीक है। पर ये इतना ज्यादा स्पेसिफिक नहीं था, तो हमने दूसरा निकाला, इसका नाम रखा हमने क्या? हिंद-2। क्या नाम रखा इसका? नाम रखा हमने क्या? हिंद-2। ये सबसे ज्यादा स्पेसिफिक था, इसलिए हम इसको पहला बेस्ट आइसोलेटेड एंजाइम मानते हैं, ठीक है। समझ गए आपको मेरी बात? स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक मतलब ये पर्टिकुलर उस 6 सीक्वेंस के पॉइंट पे ही कट करता था। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ, ठीक है। दिस दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज, नहीं इससे पहले वाला, यहाँ पे देखें, कहता है कि it was found that the Hind2 always cut the DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair। ये 6 बेस पेयर को क्या करता था? आइडेंटिफाई करता था। तो ये अपने पॉइंट पे लेकर क्या था? बिल्कुल पर्टिकुलर। क्या था? अपने पॉइंट को लेकर बिल्कुल पर्टिकुलर था, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट एंजाइम था जो सबसे पहले हमें मिला था। आसान है चैतन्य जी? यस सर ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर बात कर रहा है किसकी? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बात कर रहा है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, ठीक है। तो क्या होता है कि हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्या होती है? अपनी एक रिकॉग्निशन साइट होती है। क्या होती है? अपनी एक रिकॉग्निशन साइट होती है। ये डायग्राम आपको मैंने पहले बनाने के लिए भी बोला था, अब आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि एक सीक्वेंस है हमारे पास GAATTC, ठीक है, और इसका ऑपोजिट भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, CTTAAG। सेम यहाँ पर भी है GAATTC,
और CTTA, ठीक है। कहता है कि अगर आपने इसको ज्वाइन करना है, क्या करना है आपने इसको ज्वाइन करना है, तो सबसे पहली बात ये है कि आप इसको सेम रजिस्ट्रेशन लाइन से कट करो। तो ऐसे आप इसको कट करोगे यहाँ से, तो इस तरह से कुछ ये ऑब्लिक कट देगा। भाई बोलो हाँ या ना, ठीक है। और Yes, sir. यहाँ पर ये प्रोड्यूस करेगा क्या, स्टिकी एंड्स। क्या प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर ये, स्टिकी एंड। जैसे यहाँ पर जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होगा वो होगा GCTTA, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, AATTC और G, ठीक। तो अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ से ये वाला पार्ट फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ से ये वाला पार्ट फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ऐसे पार्ट्स को हम कहते थे क्या, स्टिकी एंड्स। क्या कहते थे इनको, हम कहते थे स्टिकी एंड्स। अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। देखो यहाँ पे बता भी रखता है कि ये स्टिकी एंड है। फिर कहता है कि आप इसको यहाँ पे उठा के रख दोगे तो अपने आप के हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और जो आपका वेक्टर डीएनए है वो आपके फॉरेन डीएनए से लाइगेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइगेट हो जाएगा। क्लियर है जी बात यहाँ तक, आसान है मुश्किल है सर भाई? हर बार रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही रिएक्ट करता है ना? क्या करता है हर बारी? सर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही रिएक्ट करता है ना, मतलब इसमें जो स्टिकी एंड्स बनाएगा। हमें रिएक्ट नहीं है, मतलब हर बारी हम काम रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस से ही करवाते हैं, किसी और से काम नहीं करवाते हैं। हाँ यस सर। ठीक है जी। तो यहाँ पर इस डायग्राम को आप देख लेना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलें आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वही कहानी बता रखी है दोबारा से, कैसे कटिंग वगैरह होती है। तो यहाँ पे देयर इज नथिंग न्यू, ये पुरानी बात है, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। इस डायग्राम को भी आप देख लेना, सेम वही जो पुराने वाला डायग्राम था उसी को यहाँ पे दोबारा समझा रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये फॉरेन डीएनए दिखा रखा है, यू कैन सी। यहाँ पर दिखा रखा है वेक्टर डीएनए। तो यहाँ पे कट पड़ा, कट पड़ने के बाद ये वाला पार्ट क्या हो गया, थोड़ा सा फ्री हो गया। यहाँ पर हमने इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद ये बन गया हमारे पास क्या, लाइगेटेड लाइगेसेस ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू द प्लाज्मिड। हमारे पास बन गया ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने बैक्टीरिया में डाल दिया। अब क्योंकि बैक्टीरिया में डाल दिया तो बैक्टीरिया के पास पुराना वाला डीएनए तो नहीं है, बैक्टीरिया के पास तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ऐसे बैक्टीरिया को कहता हूँ मैं ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहता हूँ मैं इस बैक्टीरिया को, ट्रांसफॉर्मेंट। इस बैक्टीरिया को कहता हूँ मैं ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और इस प्रोसेस को कहते हैं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं जी, बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि हमें इस पर ध्यान भी रखना है कि जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करे तो डिवाइड करने के बाद जो इसकी प्रोजेनिस है, जैसे यहाँ पे दो बैक्टीरिया नए बनकर आ रहे हैं, तो इनके पास भी सेम वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सेम वही फॉरेन डीएनए होना चाहिए। पक्का क्लियर है बात भाई? कंसेप्ट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा मुझे बताओ डिम्पल। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे यहाँ पर हमारे पास टेक्निक आ रही है किसकी, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। इसकी आईडी टेक्निक आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स मैंने भी बताया था आपको कि यहाँ पर हम एक जेल का यूज करते हैं, उसको कहता हूँ क्या मैं, एगारोस जेल। क्या कहता था इसको मैं, एगारोस जेल, ठीक है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमको यूज करते हैं। यहाँ पर हम नेगेटिवली चार्ज डीएनए को वेल्स में डालते हैं, किसमें डालते हैं, वेल्स में पुट करते हैं। और इस टर्मिनल को बनाते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और इस टर्मिनल को बनाते हैं हम क्या, पॉजिटिव टर्मिनल। इसको नीचे से कनेक्ट करते हैं वैसे एक इस तरह से बैटरी से, ठीक है, पक्का, ठीक है। तो कहता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है, इसको रिपेल करता है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल जो एनोड है हमारे पास इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होती है। क्या होती है, मूवमेंट स्टार्ट होती है। जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, क्या है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल रन करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। डीएनए fragments are negatively charged molecules. They can separated by forcing them to move towards the anode under an electric field through a medium or matrix. समझ पा रहे हो, आया ना, ठीक। तो कहते हैं आजकल हम कौन सा मैट्रिक्स यूज करते हैं, आजकल हम यूज करते हैं एगारोस, ठीक है ना, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है, सीवीड से निकाला हुआ, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ एगारोस जेल, पक्का, ठीक है। तो कहता है कि जितना छोटा साइज होगा एगारोस का, नॉट एगारोस का, डीएनए का, वो स्ट्रैंड उतना ही ज्यादा आगे निकल जाएगा, और इसका साइज जितना मोटा होगा तो उतना ज्यादा पीछे रह जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो, नजर आ रहा है आपको, पतले वाले आगे निकल गए हैं और मोटे वाले पीछे रह गए हैं। और ये वाली बात नहीं कह रहे थे, ये वाली बात लिखी हुई है। कहता है
Hence the smaller the fragment size, the farther it moves. और इसी के बेसिस पे क्या कहते हैं, वो सेपरेट कहते हैं. So the DNA fragments separate according to their size through sieving effect provided by the agarose gel. क्लियर है? तो agarose gel कौन सा इफेक्ट प्रोवाइड करता है? agarose gel प्रोवाइड करता है sieving effect. कौन सा इफेक्ट? sieving effect. पक्का? चलिए मैं पेन चेंज कर लूंगा, मैं ये ऐसे सर ये समझ नहीं आया. सिविंग इफेक्ट मतलब एक तरह से जाली की तरह प्रोवाइड करता है. अरे मतलब कहता है कि इसमें से जो जालियां हैं वो कुछ जालियां बहुत छोटी हैं, ठीक है ना, कुछ बहुत मोटी हैं, कुछ और ज्यादा मोटी है और कुछ बहुत ज्यादा पतली है. ठीक है, तो मान लो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है. क्या है? एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको पार करना है. तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल आया तो जाली नंबर 1 2 3 4, अब ऐसे समझो, जाली नंबर 1 2 3 4 5 6 7, मान लो 7 जालियां हैं टोटल. ठीक है ना? ओके. अब एक मॉलिक्यूल है, उसका इतना है. क्या ये जाली नंबर 2 से निकल पाएगा? नहीं. ये 3 से निकल पाएगा? नहीं. ये 5 से निकल पाएगा? नहीं. 6 से? नहीं. 7 से? नहीं. ये कहाँ से निकल सकता है? सिर्फ और सिर्फ 4 से निकल सकता है. पर ये पहले जाके ट्राई तो करेगा ना, 1 में 2 में 3 में 5 में 6 में 7 में. तो क्या होगा, जितनी ये जब तक ट्राई करेगा, टकरा के फिर वापस आएगा, फिर टकरा के फिर वापस आएगा, फिर टकरा के फिर वापस आएगा, फिर टकरा के फिर वापस आएगा. पर इतने में जो सबसे छोटे वाला पार्टिकल है, उसको तो सब, वो तो किससे भी निकल सकता है, तो तब तक तो बहुत आगे पहुंच चुका होगा. हाँ या ना? और मोटे वाला टकरा टकरा के वापस आ रहा है. ये कब पार पहुंचेगा? ये तब पार पहुंचेगा जब इसको कोई बड़ा पोर साइज मिलेगा, जबकि ये तो छोटे पोर साइज से निकल चुका है. ठीक है, यही कारण है कि छोटे वाले बहुत आगे निकल जाते हैं. ठीक है, और जो बड़े वाले होते हैं वो पीछे रह जाते हैं. समझ आई आपको मेरी बात? की नहीं आई? बोलो यार. यस सर. ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है. ठीक है, तो कहता है कि आपने इनको सेपरेट कर लिया. सेपरेट करने के बाद अगर आपको उसको देखना है तो आप उसको एक्सपोज करोगे किससे? यूवी रेडिएशन में. और एक्सपोज करने से पहले आप उसको स्टेन करोगे किससे? इथिडियम ब्रोमाइड से या EDBR से. किससे? इथिडियम ब्रोमाइड से. ठीक है ना? इथिडियम ब्रोमाइड में देखने के बाद ये आपको कैसे नजर आएंगे? दे विल बी विजिबल एज ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स. कैसे नजर आएंगे ये? ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स. आसान है या मुश्किल है? बोलो यार. कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट आउट करना है. यहाँ से इनको काट के, जेल में से काट के बाहर भी निकालना है. ठीक है, तो कहता है कि वो जो स्टेप है, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ DNA आर कट आउट फ्रॉम द एगारोस जेल. उसको एक्सट्रैक्ट करना है जब जेल के पीस से, तो इस स्टेप को कहते हैं कि हम इल्यूजन. क्या कहते हैं इसको? हम एल्यूट करना या एल्यूजन. ये सुन लो आप, ये शायद डेफिनेशन में आपने नहीं लिखा होगा उस टाइम पर. एल्यूजन. एल्यूजन का मतलब क्या होता है कि जब DNA के स्ट्रैंड्स क्या हो गए, जब सेपरेट हो गए हैं, तो उसको उनको हमने जेल में से उठा के बाहर निकालना है, और बाहर निकाल के उसको हमने मतलब कट करके बाहर निकालना है, अलग करना है, एक्सट्रैक्ट करना है. तो दैट स्टेप इज नोन एज एल्यूजन. इसको मार्क कर लो अपनी बुक में, यहाँ से पढ़ना है आपने. ठीक है, और यहाँ पर आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला टॉपिक है, नॉट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला टॉपिक प्लस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है. ठीक है ना? अब हम आगे चलते हैं इस पे क्लोनिंग. और तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कर लो.
डन, बढ़े आगे। ओके, आगे आते हैं। वही बढ़ जाएगा। ओके, थोड़ा मैं पेन से और पतला करूँ क्या? सही है। ठीक है, तो कहता है कि बैक्टीरियोफेज जो है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या कर सकता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। क्या कर सकता है वो? अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है और अपने डीएनए के बहुत ज्यादा नंबर्स बना सकता है। ठीक है, और वो जब अंदर घुसता है किसी बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना, तो अपनी 50 से 100 कॉपीज वो आराम से बना लेता है। यार ये बात आपको मैंने पढ़ाई भी है जब मैं आपको हर्शी और चीज का एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा था, याद है? जेनेटिक्स में बैक्टीरियोफेज वाला लाइटिक साइकिल मैंने पढ़ाई थी आपको। अरे भाई बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसमें अपना डीएनए डालता है, डीएनए डालने के बाद उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती है। याद आया? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो कहता है कि इसलिए हम बैक्टीरियोफेज को भी, इसको बैक्टीरियोफेज को हम एक एज अ क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर वो होता है जिसकी हेल्प से हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। ठीक है, किसके अंदर? मतलब जो मल्टीपल कॉपीज बना सकता है उसको हम क्लोनिंग वेक्टर हम सिंपली कह देते हैं। ठीक है, और जो सबसे बढ़िया क्लोनिंग वेक्टर जो हमारे पास मिलता है वो हमें मिलता है कौन सा? PBR 322। कौन सा मिलता है? PBR 322। इसकी मैंने फुल फॉर्म आपको बताई थी, याद है? प्लाज्मिड बोलिवर रोडिग्यूस 322। तो कहते हैं कि किसी भी चीज को, अगर किसी भी चीज को एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर होना है तो उसके पास कुछ कुछ बेसिकली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? इट शुड हैव अ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और आई उसके पास होने चाहिए कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स, और उसके पास होने चाहिए कुछ क्लोनिंग साइट्स। क्या होने चाहिए? कुछ क्लोनिंग। हाँ बोलो सर 322 क्या है? क्या है? 322 का मीनिंग क्या है? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, दोबारा बोलो। 322 का मीनिंग क्या है? 22 का? 322 का? नहीं नहीं, ये 322 बेसिकली सीक्वेंसेस है। मैंने आपको ऐसे याद करवाया था कि दो साइंटिस्ट थे जो प्लाज्मिड पे काम करते हैं, दोनों साइंटिस्ट का नाम था बोलिवर रोड्रिगुez और रूम नंबर 322। याद है? ठीक है, ओके सर। चलो आगे आ जाओ। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि देखो अगर किसी भी चीज को अपने आप को अपनी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, ठीक है ना, अगर उसको अपनी कॉपीज बनानी है तो उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा। और रेप्लिकेट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी जगह होनी चाहिए यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। तो जिस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसको कहते हैं क्या? हम ओराई। क्या होनी चाहिए? ओराई। ओराई इज मेंट फॉर कॉपी। ठीक है, चलो दूसरा होना चाहिए क्या उसके पास? सेलेक्टेबल मार्कर। क्या होना चाहिए उसके पास? सेलेक्टेबल मार्कर। ये सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर्स स्पेसिफिकली कुछ ऐसी जीन्स होती हैं, तो क्या होती है? कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जिनकी हेल्प से हमें ये पता लगता है कि जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा फॉरेन डीएनए है, वो बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया था वो ट्रांसफॉर्म हुआ है या वो अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ।
समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैंने पढ़ाई ये वाली बात आपको कि नहीं पढ़ाई? बोलो भाई हाँ या ना? नॉर्मल क्लास में आपको मैंने 2 क्लास लगा के वाली बात पढ़ाई थी। देखो, सेलेक्टेबल मार्कर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? जिन जीन्स के अंदर हम अपने फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब हम उनके अंदर अपना फॉरेन डीएनए डाल देते हैं तो वो जीन्स क्या हो जाती है? इनएक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है? बोलो। इनएक्टिव हो जाती हैं। और इनएक्टिव होने के बाद अगर वो इनएक्टिव हो गई हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया था उसके अंदर हमारी फॉरेन डीएनए चला गया है और वो बैक्टीरिया कहलाया जाता है ट्रांसफॉर्मेंट। कहलाया जाता है ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है? और अगर हमें ऐसा लगता है कि यार उस जीन के अंदर वो फॉरेन डीएनए गया ही नहीं है, ठीक है? इसका मतलब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ क्योंकि जीन अभी भी क्या है? जीन अभी भी एक्टिव है। और अगर जीन अभी भी एक्टिव है तो उसको क्या कहते हैं कि हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बोलो यार हाँ या ना? मेरे नोट्स खोलो, नोट्स में मैंने सेलेक्टेबल मार्कर की डेफिनेशन लिखवा रखी है। मैंने लिखवा रखा है सेलेक्टेबल मार्कर्स आर दोज जीन्स प्रेजेंट इनटू द बैक्टीरिया दैट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। बोलो, लिखी हुई डेफिनेशन हाँ या ना? रणदीप बताओ। हाँ जी भैया लिखी हुई है। लिखी हुई है बेटा, मार्क कर लो उसका इंपॉर्टेंट। जी भैया। कर लिया? हाँ जी भैया। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, ठीक है? सर एक बार इसका ये समझा दो, सिलेक्टेबल मार्कर के पैराग्राफ है ना सर, नॉर्मली क्या आगे सर? पढ़ लो भाई, पढ़ लो। पहले मुझे बताओ, जो अभी बात बताई वो समझ आई है? हाँ सर वो आगे। वो आ गई, ठीक है। पढ़ो। कहता है इन एडिशन टू द ओराई द वेक्टर रिक्वायर्स अ सिलेक्टेबल मार्कर। कहता है एक वेक्टर को सिलेक्टेबल मार्कर की भी जरूरत पड़ती है। कहता है जो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में किसको? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं है, उसको हटा देना है, उसको एलिमिनेट करना, ठीक है? एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। और जो ट्रांसफॉर्मेंट है हमारा उसकी ग्रोथ को परमिट करता है, मतलब उसकी ग्रोथ को होने में परमिट करता है, ठीक है? कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? अभी ट्रांसफॉर्मेशन समझाएगा। कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए, जिसको यहाँ पर मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट कहता हूँ, उस पीस ऑफ डीएनए को, द पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम। हम होस्ट की बॉडी में डालते हैं, बैक्टीरिया की बॉडी में, होस्ट बैक्टीरियम। नॉर्मली द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। कहते हैं नॉर्मली कौन सी जीन्स होती हैं जिनके अंदर हम डालते हैं ये सिलेक्टेबल मार्कर, दरअसल कौन सी जीन्स होती हैं? ये होती है हमारे पास कौन सी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये तो मैं आपको बताया था ये भी, ठीक है ना? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन सी होती है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है, ठीक है? जैसे कि एम्पिसिलिन, क्लोरामिनिफिकॉल, टेट्रासाइक्लोर, हमारे पास टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर इकोलाई। द नॉर्मल इकोलाई सेल्स, जो नॉर्मल इकोलाई सेल्स होते हैं उनके पास ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं होती है अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। समझ पा रहे हो मेरी बात को? उनके पास ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होती है। पक्का? तो किसमें नहीं देखने को मिलेगी आपको? क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल सेल्स में क्यों नहीं होती है? नॉर्मल इकोलाई सेल्स में इसलिए नहीं होती है क्योंकि नॉर्मल का मतलब वही है क्या देखो, जिसमें क्लोनिंग वेक्टर है कि नहीं? दो बैक्टीरिया है हमारे पास, एक ये है, एक ये है और एक ये, सही है? इसके पास अपना क्लासमेट है, इसके पास भी अपना एक क्लासमेट है। पक्का? ये नॉर्मल है, ठीक है जी? अब और ये यस हमारे सर। पास कौन सा? पीवीआर 322। कौन सा है ये? पीवीआर 322। ये नॉर्मल नहीं है भाई, ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि इसके पास तो क्या है? इसके पास तो दोनों जीन्स हैं। क्या है इसके पास? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। इट इज रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन एज वेल एज इट इज रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन। पक्का? ठीक है? अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है? तो जब मैं इस पीवीआर 322 को उसके अंदर डालूंगा और जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों पे अप्लाई करूंगा, तो मुझे बताओ कि क्या ये मरेगा या जिंदा रहेगा? ये तो मर सर जाएगा। नॉर्मल वाला मर जाएगा। ये तो मर जाएगा, क्यों? क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। क्या है ये? नॉन ट्रांसफर। क्या ये वाला मरेगा? नहीं सर। नहीं, क्योंकि ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेंट है। क्या है ये? ट्रांसफॉर्मेंट। आसान मुश्किल? ठीक है, पढ़ जाए? यस। हाँ जी।
क्या आपके यहाँ पर भी आंधी आ रही है चैतन्य बाहर? सर क्या? बाहर आंधी आ रही है, बारिश आ रही है कुछ किसी घर के बाहर? यस सर, आंधी आ रही है। आ रही है, मेरे घर के बाहर बहुत तेज आ रही है यार। चलो यस चैतन्य समझ आई सिलेक्टेबल मार्कर वाली बात? यहाँ तक कोई दिक्कत यस सर। नहीं सर। तो यहाँ पर आपने इस डायग्राम को मार्क कर लो आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पेपर में बनाने के लिए आ सकता है, पेपर में लेबल करने के लिए भी आ सकता है भाई, तो ढंग से कर लेना। सर आप एक बार इसका वो बता दो कि इसे याद कैसे करना होता है, तो थोड़ा इजी याद कैसे करना है? हाँ बिल्कुल बता देंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे हम आपको। ठीक है, आप इसे समझो कि ये है, ठीक। देखो एक जीन यहाँ पर है बड़ी वाली, एक जीन यहाँ पर है बड़ी वाली, पक्का? ठीक है जी। अच्छा तो ये वाली कौन सी है हमारे पास? ये हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये कौन सी है? ये हमारे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओराई। क्या नाम है? ओराई। यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, इसका नाम है क्या? आरओपी। क्या नाम है? आरओपी। देखो यही है ओराई और आरओपी। क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक, यस सर। चलो आ जाओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम आपने यही 4 जीन क्या करनी है? यूज लिखनी है, याद करनी है। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओगे कौन सा कट, कौन कहाँ पे कट मारता है। तो बेसिकली पेपर में पूछा जाता है कि बाम H1 कहाँ पे कट करता है, क्योंकि ना ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो बाम H1 कट करता है कहाँ पर? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे। कहाँ पे कट करता है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे। ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे कौन कट करता है? जनरली पूछा नहीं जाता था, पूछा है तो बता देना। यहाँ पे कट करता है पीएसटी और पीबीयू। कौन कट करता है? पीएसटी1 और पीबीयू2, ये दोनों यहाँ कट करते हैं। याद रहेगी वाली बात। ठीक है, एक और चीज जो पूछी जा सकती है वो किसके बारे में? वो है इको आर1 के बारे में। किसके बारे में? इको आर1। तो इको आर1 इन दोनों ही जगहों पे कट नहीं करता, वो कट करता है यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच। समझ आई बात? आया ना? ठीक है, और आई के बीच में कोई चीज कट नहीं करती है। आरओपी को बीच में से एक एंजाइम कट करता है, बट डोंट वरी वो पेपर में नहीं पूछा जाएगा। जो देखो आप यहाँ पे देखो, देखो पीबीयू1 और पीएसटी1। अच्छा मैंने पीबीयू2 लिख दिया वहां पर। ये पीबीयू1 और पीएसटी1 ये दोनों एम्पिसिलिन कट करते हैं। पाम H1 टेट्रासाइक्लिन कट करता है। इको आर1 यहाँ बिल्कुल बीच में कट मारता है। ठीक है ना, और आई को कोई भी चीज कट नहीं करती है, सिर्फ आरओपी को एक चीज कट करती है, जो है हमारे पास कौन सी? पीबीयू2। कौन सी है? पीबीयू2। तो पीबीयू2 कट करेगी इसको, और इसको कट करेगा सिर्फ पीबीयू1। क्लियर है? आया ना? ठीक है, और इसके अलावा जो सर बाकी सारे हैं जैसे CLA1 हो गया, ठीक है, या जो बाकी हमारे पास है वो फिर यहाँ पे इको आर1 के साथ आएंगे, पर उतना आपको याद नहीं करना। अच्छा एक साल1 भी होता है। क्या होता है? साल1। तो साल1 भी किसको कट करता है? साल1 भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को ही कट करता है। ठीक है, तो इसको और आसान कर लेते हैं, थोड़ा सा गोला बना लेते हैं। सर आरओपी का कुछ फुल फॉर्म होता है क्या? आरओपी आप ऐसे समझ सकते हो कि बेसिकली रीजन ऑफ प्रमोटर होता है। क्या होता है ये? रीजन ऑफ प्रमोटर। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रख लो कि यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्या होती है? यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। पेपर में नहीं आएगा अभी, आप देखो अभी ना फालतू चीजों पे ध्यान मत दो, क्योंकि जो पेपर में नहीं आने वाली, आप सब उस पे ध्यान दो जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ से होती है, पर उसको आप छोड़ दो। ठीक है, देखो हम इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। ये हो गई एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन। कौन सी जीन? एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन। यहाँ पर है हमारे पास कौन सा? PST1 और PVU1। क्लियर? फिर दूसरी जीन आ गई हमारे पास कौन सी? और आई, यहाँ पर कोई नहीं है। इसकी आ गई आरओपी। आरओपी पे एक है, क्या नाम है आरओपी वाले का? PVU1 खत्म हुआ था, तो यहाँ पर आ गया कौन सा? PVU2। कौन सा आ गया? PVU2। ठीक, फिर आ जाओ आगे। चौथी जीन हमारे पास कौन सी है? तो चौथी हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, इस पे कट करते हैं दो एंजाइम्स। कौन कौन से? एक बाम H1 और एक साल H1। बाम और साल याद रख लो। ठीक है ना,
बायमेक्स 1 और साल 1, पक्का? ठीक है, ठीक है। यस सर। और इको R1 कहाँ कट करता है? इको R1 कट करता है इस वाले पॉइंट पे, इको R1 और Cl11, ठीक है जी, याद हो गया? और हिंदू 3 भी भाई, पर हिंदू 3 इतना नहीं पूछा जाएगा, इतना आप याद रखो। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं अगर डाउट नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है कि हम ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले आप समझ लो कि इंसर्शन इनएक्टिवेशन क्या है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है? तो कहता है कि बैक्टीरिया की में क्या होती है, एक जीन है। बैक्टीरिया की बॉडी में क्या है, एक बैक्टीरिया के डीएनए में एक जीन है, ठीक है ना, जो जीन कोड करता है किसको, जो जीन कोड करता है एक एंजाइम को, उसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या नाम है इस एंजाइम का? बीटा, बोलो यार, समझ आ रही है आपको मेरी बात? यस सर। ठीक है, देखो क्या मैं आपको तेज पढ़ा रहा हूँ क्या ज्यादा? चलो, बीटा बीटा गैल को, बीटा गैल एंजाइम को क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। ये बात क्लियर है? कहता है ये जो एंजाइम है ये एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में, इसी प्रेजेंस में, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में मतलब रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद एक ब्लू कलर की कॉलोनी, कैसे कलर की कॉलोनी बताओ, ब्लू कलर की कॉलोनी को ये प्रोड्यूस करता है, पक्का है? इस वजह से ये जो बैक्टीरिया है पूरा ब्लू कलर का ही हमारे पास ऐसे नजर आता है। अच्छा ठीक है, अब कहता है, वापस बता दो। देखो हमारे पास एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में एक जीन है, ये जीन एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, ये एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। इस वजह से जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो ब्लू कलर की नजर आती है। कैसे कलर की नजर आती है? ब्लू कलर की नजर आती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? और ऐसा नॉर्मली होता है, ऐसा नॉर्मली होता है, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने अब इसी जीन के बीच में, मैंने अब, बोलो यार, हाँ, इसी जीन के बीच में से कट किया, और कट करके अपना एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, अपना क्या, बोलो, जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दिया, आया ना? तो ये जो पहले जो पूरी जीन थी, पहले ये जो पूरी कंप्लीट जीन थी, क्या ये जीन अब फंक्शन रह जाएगी? नहीं, ये तो अब क्या हो गई है, नॉन फंक्शनल। क्या हो गई है? नॉन फंक्शनल। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो नॉन फंक्शनल जीन है क्या ये बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोड्यूस करेगी? नहीं करेगी। अब क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो जब बीटा गैलेक्टोसाइड आ ही नहीं रहा, तो ये सब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट से रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। सो देयर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एंड द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और जब ये रिएक्शन ही नहीं होगी तो भैया कॉलोनी का जो ब्लू कलर की कॉलोनी बनेगी भी नहीं। तो देयर विल बी नो ब्लू कलर कॉलोनी। और अगर कॉलोनी का ब्लू कलर नहीं आ रहा तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, इस बात का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है जो हमारा, बोलो यार, जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। जीन ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन, पक्का। बताओ, कोई डाउट यहाँ तक आया ना? सर जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर डालेंगे और ब्लू कलर शो करेगा तो क्या कह रहे हो? मतलब सर अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब डाला और अगर ब्लू कलर शो किया तो मतलब वो तो इसका, हाँ हाँ बोलो, इसका ट्रांसफॉर्मेट मतलब, नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला पर कॉलोनी में अभी भी ब्लू कलर आ रहा है, ब्लू कलर शो अभी भी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डला ही नहीं है। आसान है या मुश्किल है? बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक? कोई मुश्किल? चलो ठीक है,
अब यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करा है। क्या करा है हमने यहाँ पर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है। और इंट्रोड्यूस करने के बाद, इंट्रोड्यूस करा है बोलते हैं इंसर्ट करा है, इंसर्ट करने के बाद जो ओरिजिनल जो जीन थी वो क्या हो गई है, वो इनएक्टिव हो गई है। क्या हो गई है, इनएक्टिव हो गई है। तो इसको कहते हैं क्या हम, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। क्या कहते हैं इसको हम, बताओ यार, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हम इस प्रोसेस को कह देते हैं। बताओ यार, कोई डाउट, हाँ या ना? मुश्किल तो नहीं है? सर हम इसके एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं बीटा कैरेक्टरसाइट वाला, क्या लिख सकते हो इंसर्शन के एग्जाम्पल में ये लिखना है। बेटा? पीछे से आपकी आवाज में शोर आ रहा है थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, एग्जांपल में आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कहते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड व्हिच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, कहता है इन दिस a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme called beta-galactosidase. This results into inactivation of the gene responsible for the synthesis of this enzyme, which is referred to as insertional inactivation. ठीक है, कहते हैं the presence of chromogenic substrate gives blue color colonies in the plasmid in the bacteria does not have the insert. कहता है अगर उसके पास इंसर्ट या जीन ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं तो कॉलोनी को कैसा कलर देगा, बताओ? ब्लू। पर कहता है presence of insert results into the insertional inactivation of the beta galactosidase gene। कहता है उसके बाद ये जीन इनएक्टिव हो जाएगी तो बीटा galactosidase बनेगा ही नहीं, and the colonies do not produce any color. These are referred to as recombinant colony। कैसी कॉलोनी कहलाई जाएगी ये? recombinant colony। बोलो, डाउट है? आसान है सर मुश्किल है? मतलब इसमें 3 पार्ट हैं सर, मतलब एक तरह से। सर मतलब एक में पहले ब्लू कॉलोनी है, मतलब स्टार्टिंग में, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डाला, और बाकी 2 में, एक में जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो ब्लू कलर नहीं आया, तो मतलब ट्रांसफर हो चुका है, और जिसमें नहीं हुआ वो नॉट ट्रांसफर। बिल्कुल ठीक बात है, सही है। पर इसमें से अब जो पहला वाला केस था ना वो तो आप निकाल दो, ठीक है ना? ठीक है ना, क्योंकि किसी घर में घंटी बजी है भाई, घंटी खोल लो जाके दरवाजा अपना। ठीक है, कहता है कि जिसके अंदर हमने ब्लू कलर, चलो यार एक काम करना, आप बता ही देना, तीनों ही बातें बता देना, ठीक है चैतन्य? यस सर। आप तीनों ही बातें बता देना पेपर में। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, और वैसे भी सवाल ना 5-5 नंबर के आते हैं, बड़े बड़े सवाल आते हैं, 3 नंबर तो मिनिमम आएगा जाएगा, तो आपको अच्छा खासा लिखने का टाइम मिल जाएगा। सही है, यस सर। बढ़े आगे, आगे बढ़ो। ओके, ठीक है, आप इसको 2 मिनट और एक बार रीड कर लो, ठीक है ना? मैं आपको फिर बाद में करवाता हूँ, और बाद में मतलब अभी करवाता हूँ मैं आपको, कौन सा ये वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला पार्ट, और हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन वाला पार्ट।
एक लकड़ी आती है ये वो तो कलर है हम तो ढूंढ लेते यार इधर चद्दर मेरे सामने तो पहले कौन सी मुझे दिखाते थे बता नहीं रहा इसका डन है रिवीजन। इतना हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास बात आती है वो किसकी बात आती है, वो आती है हमारे पास बात सिलेक्टेबल मार्कर की। किसकी बात आती है? सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, इस बार थोड़ा समझ लो कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर वाली चीज। यहाँ पर ये कहता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो जीन्स है। कितनी जीन्स है हमारे पास? दो जीन्स। ठीक है, एक है हमारे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और एक है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, अच्छा कहते हैं ये जीन प्रेजेंट है पीबीआर 322 में। कहाँ प्रेजेंट है? पीबीआर 322 में। और ये हमारे पास लैब के अंदर प्रेजेंट है और ये बैक्टीरिया पे अभी प्रेजेंट नहीं है। इट इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के पास ये नहीं है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि अगर मैं अभी इस बैक्टीरिया के ऊपर एम्पिसिलिन डालूंगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा, अगर उसके ऊपर अभी टेट्रासाइक्लिन डालूंगा तो भी बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि उसके पास ये दोनों जीन्स ही प्रेजेंट नहीं है। ये अगर इन दोनों में से कोई भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे डाल दूं तो बैक्टीरिया विल श्योरली डाई, 100% वो मर जाएगा दोनों ही केसेस। पक्का? अच्छा, अब मैंने किया, मैंने मैंने अपना एक इंसर्ट, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। और एक इंट्रोड्यूस करना हमने यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट। पक्का? बोलो यार हाँ या ना। ठीक है, अब मैं आपको वो चीज समझा रहा हूँ जो आपको मैंने पूरे साल में नहीं समझाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसकी जरूरत नहीं थी, पर इस टाइम पर आप इस चीज को समझ लो जिससे कि आप उसको करेक्टली लिख पाओ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में यहाँ पर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने अपना यहाँ पर डाल दिया, तो मैंने दो कॉपी डाल दी जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और मैंने फिर इस पीबीआर 322 को इंट्रोड्यूस कर दिया कहाँ पर, इस बैक्टीरिया के अंदर। मैंने इस बैक्टीरिया के अंदर इसको पुट कर दिया। पक्का?
भाई बोलो हाँ या ना। यस सर। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? ठीक है, अच्छा। अब अब देखो दोनों में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा बेसिकली, ओरिजिनल इनके पास एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन की जो कैपेबिलिटी थी वो तो खत्म हो गई। तो भाई इनके पास रेजिस्टेंस है क्या? भाई क्या इनके पास रेजिस्टेंस है? नहीं है इनके पास रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इनके बीच में तो मैंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो दीज जीन्स हैव बिकम इनएक्टिवेटेड ड्यू टू द इंसर्जन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, पहले आप इतनी बात समझो। देखो यहाँ पर ये वाली बात कैसे समझाता है, क्या बोलता है यहाँ पर ये, ठीक है। देखो कहता है, हम शुरू से पढ़ते हैं इसको। कहता है इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू have very few, preferably single recognition site for the commonly used restriction enzyme। कहता है अच्छी बात यह है कि आपके पास ना, मतलब अच्छा ये रहेगा कि आप किसी एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को, सेफ और बाम एच1 को आप यूज करो एंट्री, मतलब किसी भी चीज को पुट करने के लिए। ठीक है, कहता है क्यों? कहता है क्योंकि अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगी एक ही वेक्टर में, एक ही रजिस्ट्रेशन एंजाइम के लिए, तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे टुकड़े बन जाएंगे। इट विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, जो जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लिकेट करेगा। ठीक है जी, चलें। कहता है द ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present is one of the two antibody resistant gene। कहता है कि हम उसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, हम उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं किसी एक जगह पर। कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं हम उसको? किसी एक जगह पर। मतलब कि यहाँ पर, या तो हम उसको बाम एच1 से काट के यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दें सारे पॉइंट पे, या हम उसको PS2 या PV1 से काट के यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दें। किसी एक जगह पे हम उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन DNA at BAM-H1 site of the tetracycline resistant gene in the vector PBR322। ठीक है, the recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA, but still कहते हैं आपने यहाँ तो डाल दिया, यहाँ डालने के बाद क्या होगा, यहाँ डालने के बाद उसकी जो रेजिस्टेंस थी किसके अगेंस्ट, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट, वो रेजिस्टेंस चली जाएगी। बट उसके बावजूद भी उसके पास एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस बचेगी, बट कैन स्टिल be selected out from non-recombinant ones by plating the transformants on the tetracycline containing medium। ठीक है, पर कहता है आप उसको फिर भी सेलेक्ट आउट कर सकते हो, कहां से? नॉन रिकॉम्बिनेंट से। कैसे? कहां पे रख के? उनको टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर रखकर। कहां पे रखे? टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे रखते हैं, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन मीडियम पे जब आप उसको रखोगे तो टेट्रासाइक्लिन वाले क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, और जो नॉन, जिनके पास रेजिस्टेंस है वो बचे रहेंगे। ठीक है, अच्छा। कहते द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। कहते हैं यहाँ पर हम ऑलरेडी कुछ को ऑलरेडी कहाँ ग्रो कर रहे हैं? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे, रेजिस्टेंट मीडियम पे ग्रो कर रहे हैं। सो नॉट रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक पे ग्रो कर रहे हैं इसको ऑलरेडी। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इनको हम ले आएंगे कहाँ पर? टेट्रासाइक्लिन वाली एंटीबायोटिक वाली चीज पे। ठीक है, तो क्या होगा? द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। कहते हैं कि इनमें से जो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, कौन होंगे इनमें से? जो बोलो यार, देखो ये वाली बात आपको समझ आनी चाहिए। आपको कुछ बात समझ आई हो ना आई हो, बस आपको ये वाली बात समझ आनी चाहिए। ये जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, क्या है? जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो एम्पिसिलिन वाली पे तो ग्रो करेंगे, पर टेट्रासाइक्लिन वाली पे ग्रो नहीं करेंगे। और इसी बात से मुझे समझ आ जाएगा कि यार वो क्या है? वो रिकॉम्बिनेंट है। वो क्या है? वो रिकॉम्बिनेंट है। इस वाली बात को देखो, दोबारा समझो। देखो ये वाली बात आपको दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है? द रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट will grow on the medium containing both the antibiotic। ये दोनों के दोनों एंटीबायोटिक वाले पे क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। पक्का समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है,
In this case, one antibiotic resistant gene help in selecting the transformants, whereas the other antibiotic resistant gene inactivated due to insertion of the alien DNA and helps in the selection of recombinant. तो मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमने देखो बिल्कुल पीछे चलता हूँ, ठीक है, हमने इसको दोनों में डाला, ठीक है, तो हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि कुछ कुछ केसेस में ये दोनों में नहीं लगा होगा, किसी एक में लगा होगा, किसमें लगा होगा, किसी एक में जाकर ये अटैच हुआ होगा, दोनों में अटैच नहीं हुआ होगा, पक्का, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो क्या होगा, जिसमें अटैच हो गया उसके प्रति तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे कि मान लो हमने इसको जोड़ा, जैसे मान लो इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में जाके नहीं जुड़ा, पर ये जुड़ गया कहाँ पे जाके, हमारे पास टेट्रासाइक्लिन के बीचों बीच जुड़ गया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो कहता है कि ये जिस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन मीडियम के अंदर तो ग्रो करेगा, क्योंकि इसके पास तो कौन से रेजिस्टेंस होगी, एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगी, पर ये टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में क्या हो जाएगा, इट विल डाई। तो इसके बेसिस पे हम ये, हाँ बोलो, तो अगर ये पूरा डाई हो जाता है तो फिर मतलब दोनों के रेजिस्टेंस इसके पास नहीं है। दोबारा बोलो, अगर ये पूरा डाई हो जाता है तो फिर दोनों की रेजिस्टेंस नहीं है। देखो पूरा डाई हो गया तो रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर इनमें से मान लो, देखो दोनों चीजें हो सकती हैं, फिर इसमें देखो मैं समझाता हूँ आपको। अगर पूरा डाई हो गया तो उसके देखो दो मतलब हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं इसके, दो मतलब हो सकते हैं, या तो जो हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है दोनों में जाके लग गया है, ठीक है, पर इसके चांसेस क्या रखे हैं हमने, बहुत कम रखे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहता है कि हमने सिर्फ बाम H1 को यूज करा, और बाम H1 को अगर यूज करा है तो ये यहाँ पर इसको कट करके ये नहीं लगाएगा, समझ लो मेरी बात को, ठीक है। तो ये लगाएगा ही कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लगाएगा, ठीक है। तो कहता है कि अगर ये पूरा डाई हो जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो अगर किसी को भी ट्रांसफॉर्मेंट होना है बाम H1 से कटने के बाद, तो उसके लिए जरूरी है कि वो एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करे और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में क्या हो जाए, वो उसकी डेथ हो जाए, सिंपल से इतना मतलब है, समझ गई बात आपको, ठीक है। अगर किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्मेंट बनना है, अगर किसी बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्मेंट खिलाना है, तो उसको अगर उसको हमने बाम H1 से काटा है, तो बाम H1 से काटने के बाद उसको एम्पिसिलिन के मीडियम में क्या कर जाना है, ग्रो करना है, क्योंकि उसके पास अभी भी एम्पिसिलिन वाली रेजिस्टेंस है, पर उसको टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में, कौन से मीडियम में, टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में उसकी डेथ हो जानी चाहिए, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है टेट्रासाइक्लिन वाली वो क्या हो गई है, वो खत्म हो गई है, क्या हो गई है, वो खत्म हो गई है। पक्का जी, बोलो हाँ या ना। तरीके से अपोजिट भी हो सकता है, ये केस अपोजिट भी हो सकता है। अगर आप इसको यहाँ पर बाम H1 से कट ना करके आप इसको कट करोगे किससे, PST1 से, किससे, PST1 से या PVU1 से, PVU1 से, ठीक है जी, क्लियर है। ये बात तो हमें कॉम्प्लिकेटेड, अभी सिर्फ वन साइड वाली लर्न करना है, क्या कह रहे हो, सिर्फ एक जगह कट कर रहा है वही लर्न करना है। एक जगह, दोबारा बोलो, अब तो नहीं है, दोबारा बोलो, एक जगह कट करता है, हमें अभी सिर्फ वही लर्न करना है जहाँ पर वो एक जगह कट कर रहा है, दोनों वाला नहीं करना। यस यस, आपने सिर्फ और सिर्फ ये आखिर की 4-5 लाइनें याद करनी है जो मैंने यहाँ पे बताई है, ठीक है, बड़े, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको मैंने इंसर्शन एक्टिवेशन समझा दिया। बताओ यार, यहाँ तक कोई डाउट है आपको, कोई भी कैसे अरे बताओ, दोनों ही जनरल इनएक्टिवेशन के वो है ना, ये दोनों ही इनएक्टिवेशन के एग्जांपल्स हैं। पर अगर इंसर्शन इनएक्टिवेशन पूछा जाता है तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप एंटीबायोटिक वाली कंडीशन मत समझाना, आप ये वाली कंडीशन समझा कर आना, बैक्टीरिया वाली, ठीक है ना, ब्लू कलर वाली, सही है। यस बढ़ जाए, ठीक है। आगे आते हैं, हमारे पास अगली जो चीज आती है हमारे पास वो आती है किसकी, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सही है, ये चौथी चीज है कि हमने जो जीन क्लोनिंग करवानी है हमने बैक्टीरिया में तो कर लिया कि हम बैक्टीरिया में कैसे क्लोनिंग करवा सकते हैं, पर हम प्लांट्स या एनिमल्स में कैसे क्लोनिंग करवाएंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सही है जी, बोलो हाँ या ना, ठीक है, कोई थक तो नहीं रहा, चलो आ जाओ आगे, ठीक है। आगे आते हैं किस पे हम, एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमिफिशियन पे। किस पे आते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन। ठीक है, ये मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ेंगे होमवर्क में। ठीक है, फिर मैं बाकी आगे वाला टॉपिक है, ज्यादा नहीं बचा है इसमें कुछ। ठीक है, ये फिर मैं आपको कल बायोटेक के पार्ट 2 के साथ करवा दूंगा। सही है जी। चलो आगे आते हैं। कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन क्या है? ये एक ट्यूमर कॉजिंग बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है ये? ट्यूमर कॉजिंग बैक्टीरिया है। अच्छा, ट्यूमर कॉजिंग कैसे है? तो क्या हो गया अगर ट्यूमर कॉजिंग है तो भाई इसके पास क्या है? इसके पास एक, आप ऐसे बोल सकते हैं, एक जीन है, इसको कहता हूँ क्या मैं? ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। कैसी जीन है इसके पास? ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, जिसको मैं कहता हूँ क्या? टीआई जीन। क्या कहता हूँ मैं इसको? टीआई जीन। और ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन प्रेजेंट है, ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रेजेंट है उसके प्लाज्मिड में। कहाँ प्रेजेंट है उसके? बोलो यार। हाँ, प्लाज्मिड में। सही है, मतलब कि अगर ये प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया किसी प्लांट को जाके अफेक्ट करता है तो उस प्लांट को क्या हो जाएगा? बोलो यार, क्या हो जाएगा? ट्यूमर हो जाएगा। ठीक है, पर मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर इसके बिल्कुल बीचों बीच अपना एक जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया इस ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन के बीच में। कहाँ पर? बोलो यार, कहाँ पर? इस टीआई जीन के बीचों बीच मैंने अपना, ये जो उसके टीआई जीन थी, इसके बिल्कुल बीचों बीच मैंने अपना एक इंपॉर्टेंट जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है ना, इसको कहता हूँ मैं इंसर्ट। क्या कहता हूँ मैं इसको? बोलो, इंसर्ट। पक्का? आया ना? ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि क्या अभी टीआई जीन काम करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, सो दिस टीआई जीन विल इनएक्टिवेट ड्यू टू द इंसर्जन। ठीक है, तो अब जब मैं इसको प्लांट में इंट्रोड्यूस करूंगा तो क्या ट्यूमर करेगी? नहीं, सो देयर विल बी नो ट्यूमर। और अगर ट्यूमर नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये है कि जो मेरा इंसर्ट था, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो कहाँ पर पहुंच चुका है? इट हैज रीच टू द प्लांट। तो उसके प्लांट में इसकी डिलीवरी हो गई है। पूछो, कोई डाउट? रणदीप, नो सर। पक्का? सर हम जिस भी जीन में जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं तो वो जीन इनएक्टिवेट हो जाता है। वो जीन इनएक्टिव हो जाता है? अरे भाई, ये आपका नाम है, क्या पढ़ते हो उसको? क्या पढ़? चैतन्य। ठीक है, अच्छा। एक मिनट क्या? हेलो, सर आधा हो गया। हम ओके। ठीक है, हाँ भाई, अब पढ़ना तो शुरू से पढ़ना। सर मतलब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट एक तरह से वो कर दिया इंसर्ट। ये इंसर्ट कौन है? इंसर्ट। और ये है आपकी ओरिजिनल जीन। क्या है आपकी? ओरिजिनल जीन, जिसको हम कहते हैं क्या? सिलेक्टेबल मार्कर। क्या है ये? सिलेक्टेबल मार्कर। पक्का? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं। तो आप बोलोगे सर ठीक है, हमने जीन तो अपनी डिलीवर कर दी प्लांट के अंदर, पर क्या ये जीन जीन क्लोनिंग करेगी? है भाई, बिल्कुल करेगी। कैंसर सेल्स थे, जो सेल्स को डिवाइड तो करवाएंगे पर उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसको डिवाइड तो करवाएंगे पर उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तो इसको पढ़ता हूँ। देखो, कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन
a pathogen of several dicot plants is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cells into tumor and direct these tumor cells to produce the chemicals required by the pathogen. समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये जो टीआई प्लाज्मिड है, ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड प्लांट को मजबूर करता है, क्या करता है? मजबूर करता है ऐसे केमिकल्स बनाने के लिए जो केमिकल्स इस बैक्टीरिया को, इस प्लाज्मिड को चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। किसके लिए? अपनी ग्रोथ के लिए। समझ आई बात मेरी? क्या पढ़ा मैंने? देखो भाई, देखो कहता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन अ पैथोजन नोन एज, ये सब छोड़ दो, ठीक है ना, यहाँ पढ़ो। कहता है ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू अ ट्यूमर सेल एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल्स, वो फिर उन ट्यूमर सेल्स को बोलता है टू प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजेंस, जो पैथोजेंस चाहिए, किसको चाहिए? ट्यूमर सेल्स को। उनको बोलता है कि भैया ट्यूमर सेल्स को मना हो इन केमिकल्स को, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत है, ठीक है। ऐसा ही सेम काम हमारी बॉडी में आने वाले रेट्रोवायरसेस भी करते हैं, ठीक है, जो हमारे नॉर्मल सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कैंसर सेल्स में, और उनसे वो केमिकल्स बनवाते हैं जिन केमिकल्स की उन्हें जरूरत होती है। पक्की बात है, हाँ या ना? ठीक है। अब देखो, कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर व्हिच इज no more pathogenic to the plant but is still able to use the mechanism to deliver, मतलब वो पैथोजेनिक तो नहीं है, वो नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, बट उसके पास अभी भी ऐसा एक मैकेनिज्म है जिससे वो जीन्स को डिलीवरी कर देता है, हमारे इंटरेस्ट की जीन्स को डिलीवर कर देता है अलग अलग प्लांट्स, ठीक है। और यही सेम काम अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में काम करते हैं कौन? रेट्रोवायरसेस। कौन काम करते हैं ये वाला? बोलो यार, रेट्रोवायरसेस। पक्का? रणदीप, क्लियर हो रही है इतनी बात? इतना पढ़ लोगे? हाँ जी सर। ठीक है भाई, देखो इतना पढ़ लेना, इतना पढ़ना बड़ा ही जरूरी है, ठीक है। आप इतना आप पढ़ लेना, और इतना पढ़ने के बाद आपने पहले से कुछ कुछ चीजें कर रखी हैं, या मैं आपको ये इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन वगैरह करवाई दूं? कर लो यार इसको, 2 मिनट की तो बात है ये भी, ठीक है ना। इतनी बात तो क्लियर हो गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू कॉम्पिटेंट होस्ट। किसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए? हाँ, कॉम्पिटेंट होस्ट। ये काम कैसे होगा इसको देखते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्लांट सेल। किसकी बात करते हैं? प्लांट सेल। प्लांट सेल एक कॉम्पिटेंट होस्ट है, तो प्लांट सेल के अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचाना है, और प्लांट सेल के ऊपर है सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल। इस सेल वॉल के लिए पहले हमें सेल वॉल के अंदर पियर्सिंग करवानी पड़ेगी, छेद करना पड़ेगा, और छेद करने के लिए हमारी हेल्प करेगी कौन? जीन गन। कौन हेल्प करेगी हमारी? बताओ भाई। जीन गन। इसके अंदर हम गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल्स के ऊपर लगाकर अपना डीएनए लगा देते हैं, और फिर इस डीएनए लोडेड गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल को हम शूट करते हैं। तो शूट करने के बाद इतनी तेजी से जाता है और इसके अंदर जाके घुस जाता है। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। और यहाँ जाके फिर ये अपना डीएनए इस तरह से क्या करता है? लूज कर देता है, और हम बोल देते हैं कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो क्या हो गया, ये हमारा जो फॉरेन डीएनए था वो डिलीवर हो गया। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहता है इन दिस मेथड cells are bombarded with high velocity microparticles of gold and tungsten coated with DNA in a method known as biolistic या gene gun। पक्का? फिर वही वाली बात, ये तो बात हो गई इसकी प्लांट सेल की। इसके बाद आता है हमारे पास कौन सा? एनिमल सेल। कौन आता है हमारे पास? बताओ भाई। एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में हमारे पास यहाँ पर हम डीएनए को भरते हैं, और डीएनए को भरने के बाद हम जो हमारे पास एनिमल सेल है, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ये सॉरी एनिमल सेल नहीं है, ये तो माइक्रो इंजेक्शन है। चलो, मतलब क्लास खत्म करने का टाइम आ गया, अब मेरे मुंह से अलग अलग चीजें निकल रही हैं। ये माइक्रो इंजेक्शन है। इस माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से हम इस एनिमल सेल में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या अपना फॉरेन डीएनए बहुत ही प्रिसाइजली क्या कर देते हैं?
डिलीवर कर देते हैं। और ये हम खासतौर पे यूज करते हैं किसके लिए, एनिमल सेल के लिए, ठीक है ना। इन मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल, ठीक है। चलो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें वो है हमारे पास होता है हीट शॉक। कौन सा है हमारे पास, हीट शॉक। कहते हैं इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बैक्टीरिया को पहले एक डाईवैलेंट सोल्यूशन में हम इसको डिप करके रखते हैं। कहाँ पे डिप करके रखते हैं, एक डाईवैलेंट सोल्यूशन में। डाईवैलेंट सोल्यूशन किसका भी हो सकता है, कैल्शियम का भी हो सकता है, मैग्नीशियम का भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बता भी रखा होगा शायद, देखो कहता है in this method this is done by treating them with a specific concentration of the divalent cation such as calcium which increases the efficiency with which DNA enters the bacterium through the pores in its cell wall। जहाँ पर उसकी सेल वॉल में जो पोर्स होते हैं, ठीक है ना, उन पोर्स से एंट्री करवाने के लिए, इन पोर्स को ओपन करने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, इसको इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम इसको कैल्शियम आयंस में क्या करते हैं, डिप करके रखते हैं। कहते हैं इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद हम इसको तुरंत रखते हैं एक हीट प्लेट पे, इसका टेम्परेचर होता है 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको कहते हैं कि हम हीट शॉक, क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं हीट शॉक, ठीक है। उसके बाद तुरंत हम इसको वापस आइस में रख देते हैं। कहाँ पे रखते हैं, वापस इसको हम आइस में रख देते हैं। तो ऐसा करने पे क्या होता है, जो हमने आसपास उस सोल्यूशन के अंदर आसपास जो हमने यहाँ पर ये डीएनए रखा हुआ है, इस डीएनए को टेकअप कर लेता है, यहाँ से अंदर ले लेता है और डीएनए हमारे अंदर चला जाता है। इस मेथड को हम इलेक्ट्रोपोरेशन भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं, इस मेथड को हम इलेक्ट्रोपोरेशन भी कहते हैं, पर आपके एनसीईआरटी में देने रखा तो इट्स फाइन, ठीक है। तो दिस मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रोपोरेशन। बताओ जी, आसान है मुश्किल है, बढ़ जाए, हाँ या ना, बोलो। कॉम्पिटेंट होस्ट का मीनिंग क्या होता है? कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब देखो, आप किसी भी ऐसे बैक्टीरिया के अंदर तो कुछ नहीं डालना चाहोगे ना जो उसको ले ही ना पाए, आया ना, ठीक है। तो पहली बात तो वो जो बैक्टीरिया है उसको लेने के लिए योग्य होना चाहिए। देखो हमारे पास दो बैक्टीरिया है, एक है हमारे पास इकोलाई और एक है हमारे पास हेलिकोबैक्टर पायरोली, ठीक है। हमारे पास दो दो हैं ये, हेलिकोबैक्टर पायरोली और इकोलाई। देखो हम हेलिकोबैक्टर में भी डाल सकते हैं, इकोलाई में भी डाल सकते हैं, और हेलिकोबैक्टर को लेने के बाद क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो हम बोल देंगे कि यार हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो है, जो एक बैक्टीरिया ये होस्ट तो है पर एक कॉम्पिटेंट होस्ट नहीं है। क्या नहीं है, ये एक कॉम्पिटेंट नहीं है। कॉम्पिटेंट मतलब इस काबिल नहीं है, इसकी एबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, पक्का। और जो इकोलाई है वो एक कॉम्पिटेंट होस्ट है। वो कौन है, एक बोलो यार, हाँ एक कॉम्पिटेंट होस्ट, पक्का, कोई दिक्कत, आसान है मुश्किल है, आसान, चलें, ओके आगे बढ़, ठीक है। तो आज की क्लास को हम ही रोकते हैं, ठीक है। हम अब आगे बढ़ेंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचा, इसमें पीसीआर बचा हुआ है, और बचा हुआ है हमारे पास इसमें पीसीआर के साथ बचा हुआ है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और थोड़ा बहुत बायोवेसल्स। बायोवेसल्स मतलब हमारे वो बायोरिएक्टर्स, ठीक है। फिर हम उसको कल करते हैं, कल वाली क्लास में करते हैं, ठीक है। आप इतना पढ़ते जरूर रहिएगा, ठीक है जी, चलें। अच्छा इसके अलावा ना पेज नंबर, सुन लो मेरी बात, सुन लो सुन लो सुन लो, भागो मत भागो मत। इसके अलावा पेज नंबर, मेरे नोट्स में पेज नंबर 279 पर, ठीक है ना, जो भी 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर और 5 मार्कर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सभी क्वेश्चन को कर लेना आज ही, ठीक है ना। आज रात को करके सोना, क्या करके सोना, करके सोना, इनको सबको पढ़ जरूर लेना। आंसर्स भी लिखवा रखे हैं मैंने इनके, लिखे हुए ना आंसर्स भी, अबे बोलो हाँ या ना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को, ईच एंड एवरी क्वेश्चन पढ़ लेना अभी। कैसे पढ़ोगे, सबसे पहले जो मैंने पढ़ा है इसकी एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना, ठीक है ना। मेरे नोट्स आपके पास बने पड़े हैं, नोट्स मतलब जो थ्योरी लिखवा रखी है मैंने आपको, उसको पढ़ लेना, ठीक है। या चाहो तो आपको जो असाइनमेंट्स में नोट्स दे रखे हैं उसको पढ़ लेना, कोई एक ही बात है, ठीक है। उनको पढ़ लेना, उसके बाद ये जो मैंने बताया 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन सारे घर पे सुनिए, हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ भाई।
देखो फिजिक्स में नंबर कम आए, फिजिक्स के नंबरों को बायो ही कंपनसेट करेगा, इस बात का ध्यान रखना। सही है, तो लगा दो पूरी मेहनत। वैसे भी आपकी लाइफ का ही आखिरी पेपर है, आपके स्कूल का आखिरी पेपर है, यहाँ से मान लो आप, इसमें आप पूरी मेहनत कर सकते हो। ठीक है, और जब खोने के लिए कुछ नहीं हो ना, तो लड़ने का मजा बहुत ज्यादा आता है, तब तक हर का मन करता है कि सब कुछ ही लगा दूंगा अपने दाव पे। ठीक है, इन दिनों कम सो, बहुत कम सो, क्योंकि इस बार तो सोना ही है, फिर तो 2-3 महीने की छुट्टियां रहेंगी, अपना आराम से सोते रहना। बाय को पेपर तो बढ़िया तरीके से रखते हैं। सही है, चलो जा सकते हो आप लोग। सर हाँ बोलो। सर अभी तो वैसे कोई डाउट नहीं है, बट आप थोड़ा प्रैक्टिस टेस्ट ले लो तो समझ आ जाएगा कितना लेना है। बेटा प्रैक्टिस, अच्छा मुझे बताओ कि आप प्रैक्टिस टेस्ट देखिए, मतलब उससे क्या होगा आपको? सर उससे practice पता test- चल जाता है कि बिना देखे कितना हम लिख सकते हैं, एफिशिएंसी पता चल जाती है। आप बिना देखे कितना लिख सकते हो। आपको फिर ना यस सर, टेस्ट नहीं है, स्कूल में आपको ना नहीं हुए। सुनो मेरी बात सुनो, आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप जिस अप्रोच से बायो में स्कोर करना चाह रहे हो ना, वो अप्रोच सही नहीं है, उसमें आपको देखो बायो में उसने हल्के से क्वेश्चन की फॉर्मेशन चेंज करी ना, आपका आंसर लिखने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बायो में रटो मत। ठीक है, आप बायो को समझो। देखो आप शुरू से वाली बात बोलते हैं लोग कि प्रैक्टिस टेस्ट ले लो, ये कर लो वो कर लो। मैंने आपको शुरू से बोला कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको अपने तरीके से पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं। मैं इसको इतने साल से पढ़ाता आ रहा हूँ और मुझे पता है कि नंबर इसमें ऐसे ही आते हैं। जितनी बारी आपकी रिवीजन होगी, जितना जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होगा, जितनी जल्दी आपकी रिवीजन होगी, जितनी बार आपकी रिवीजन होगी, ठीक है, उतना ज्यादा चीजें आपके दिमाग में घुसेंगी, उतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। देखो मैं बार बार घूम के आपको एक चीज बार बार पढ़ाता हूँ, क्यों? कि आप उस चीज को अलग अलग एंगल से समझो। ठीक है, आपने उसको समझ लिया, अगर देखो अगर आपने उसको समझ लिया तो उसके बाद आपके पास कोई वो नहीं है। ठीक है ना, आपके पास पेपर में सवाल कैसे पूछा जाए, आप उसका आंसर लिख दोगे। और ये गलती देखो आपसे फिजिक्स में हुई है, अगर आपको समझ आएगा। फिजिक्स में आपने रट्टे मारे थे, बार बार आपने एक ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस किया, और आपने पेपर में लगा कि पेपर में सवाल वैसे आएंगे, पर पेपर में सवाल वैसे आया नहीं, पेपर में सवाल अलग तरीके से घूमकर पूछ लिया गया, वहां पर आप फंस गए। ठीक है, बायो में ऐसा ना हो, इसलिए बायो में मैं आपको रिवीजन बार बार करवा रहा हूँ, ना कि एक ही सवाल बार बार। सवाल तो देखो मैं आपको खुद ही बोलता हूँ, मैंने आज ही बोल दिया आपको 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन अपने आप कर लो, पर मैंने आपको दोबारा से सब चीजें पढ़ा दी। ठीक है, अगर आपको ये है कि सर मैं अपना आंसर लिख लूंगी बिना देखे, मुझे लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आप मुझे बोलो, मैं आपको पूरी मतलब मैं आपको टेस्ट के मैं आपको पूरी पीडीएफ ही भेज देता हूँ क्वेश्चन की, आप उसको देख के लिख लो, मैं आपको बता भी दूंगा कि आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और उससे कुछ होने वाला मतलब उससे कोई बहुत ज्यादा ऐसे इम्पैक्टफुल रिजल्ट नहीं आएंगे उससे। ठीक है, अगर आपको बायो में नंबर चाहिए तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, जैसे आज मैं आपको पढ़ाया, मैं आपको आगे ही पढ़ाऊंगा, मैं पूरे साल पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है, आपने मेरे जैसे आपने मान लो आज में से ये समझ लिया कि से इंसर्जन एक्टिवेशन क्या होती है, तो तरीका ये कहता है कि आप नोटबुक बंद कर दो, अपनी अपनी टेक्स्ट बुक बंद कर दो, एनसीईआरटी एनसीईआरटी सब बंद कर दो, और इंसर्जन एक्टिवेशन को अपनी लैंग्वेज में जो जो आपको चीजें याद आती हैं उन सबको एक बार लिख लो। वो आपने लिख ली, अब आप मेरे नोट्स खोल लो या अपनी एनसीईआरटी खोल लो, देख लो कि उन जो आपने लिखी है चीजें, आप किताब बंद करके उस इंसर्जन एक्टिवेशन में और जो चीजें मेरी एनसीईआरटी में या मेरी नोट्स में लिखी हुई है, उन दोनों में कितने पॉइंट का डिफरेंस है। क्या आपने जो खुद से अभी बैठ के लिखा है, क्या उसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं जो बुक में दे रखे हैं? अगर नहीं है तो उन पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड करो और उसको एक बार और रिवाइज करो। अगर आप इतना भी कर लोगे ना, तो आप देख लेना कि आपको टॉपिक पूरी अच्छी तरह से रट जाएगा, समझ आ जाएगा। फिर इंसर्जन एक्टिवेशन का सवाल एबीसी से पूछा जाए, सी बी ए से पूछा जाए, सी ए बी से पूछा जाए, बी ए सी से पूछा जाए, आप उसको हर तरीके से जवाब दे पाओगे। ठीक है, अब अप्रोच समझो, अप्रोच गलत पढ़ोगे ना, डायरेक्शन गलत पढ़ोगे तो फिर रिजल्ट भी गलत आए। ठीक है, आप कहते हो तो मैं आपको अभी आपको एक बुक का लिंक भेज देता हूँ, अरिहंत की बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, हमसे प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन लिखने की। ठीक है, बट वो सही अप्रोच नहीं है, मुझे ऐसा लगता है वो सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपको भेज दे रहा हूँ वाला लिंक, अभी भेज दे रहा हूँ। हाँ बोलो, किसी और को कोई डाउट है? सर क्लास थोड़ा दिन में रख लीजिए प्लीज। क्या कह रहे हो? नेक्स्ट क्लास थोड़ा दिन में रख लीजिए। दिन में रख लें तो दिन में किस टाइम रखें? तो किसी भी टाइम रख लीजिए, मतलब ये बहुत लेट हो जाता है। देखो मैं दिन में, चलो मैं कल या परसों रख भी लूंगा, पर उसके बाद फिर मंडे से तो क्लास फिर वापस इवनिंग में ही होंगी। सर ये 2 दिन तो दिन में रख ही सकते हैं सैटरडे और चलो देखते संडे। हैं, कल तो देखो, कल तो आप मतलब आओगे, ऐसा होता है ना कि जैसे अभी 10:15 छूटे हैं तो 10:30 11 बज जाता है दोबारा बैठने में। दोबारा बैठने तो के लिए।
11 बजे से 2 बजे तक भी अगर पढ़ाई की तो वो 3 ही घंटे हुए ना, और कहने को हम 2 बजे तक जागे हैं। कल आपकी क्लास फिर मैं शाम को रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप लोग अपने फोन अपने अपने ये चेक करते रहिएगा मेरे मैसेज जब आएंगे आपके पास, ठीक है। चलो मैं आपको मैसेज करूंगा, अगर मैं आपको 3 घंटे पहले ही मैसेज करूँ तो आप क्लास में आ सकते हो ना, ऑनलाइन की तो क्लास है वैसे भी, ठीक जी है। सर। चलो ओके।